अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एफएससी पार्ट 1, चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। टॉपिक का नाम है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम एंड डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो आज हमने बोहर के एटॉमिक मॉडल को स्टडी करना है। इसको स्टडी करने से पहले अगर हम रदरफोर्ड के डिफेक्ट की बात करें, जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया था, जो इससे प्रीवियस टॉपिक था, उसका डिफेक्ट क्या था? उन्होंने कहा था कि एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और सारे का सारा मास जो है वो इस न्यूक्लियस में है और इसके इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इस तरह से। तो इस पे जो ऑब्जेक्शन लगी थी वो मैक्सवेल ने ये लगाई थी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर वो कोई भी चार्ज पार्टिकल जैसे क्यू चार्ज है, ठीक है, अगर ये मूव करके यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है, किसी चार्ज की रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है, ये एनर्जी खारिज करेगा। इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, खारिज होगी। अगर इसकी एनर्जी खारिज होगी तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इस पे भी तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, जब यहाँ से चल के यहाँ तक दोबारा आएगा तो इसकी एनर्जी उतनी नहीं रहेगी बल्कि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इट्स मीन कि अगर एनर्जी कम हो गई है तो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी, जब वो घूमता रहेगा तो एनर्जी कम होती जाएगी और इतनी कम हो जाएगी एक टाइम में कि एटम जो होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। दोबारा से देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है, तो उसकी एनर्जी कम होगी और एनर्जी कम होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और जो हमारा एटम था वो क्या बन जाएगा, एटम बम। तो ये था हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्शन। जो सेकेंड ऑब्जेक्शन लगा था, ठीक है, इस ऑब्जेक्शन को बताने का मकसद ये है कि बोहर ने इसको गलत साबित करना है, ठीक है ना, बोहर ने इसको ठीक करना है। तो अब दूसरा जो बात थी वो था, दूसरा ऑब्जेक्शन हमने बात की स्पेक्ट्रम की, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी खारिज कर रहा है कंटिन्यूसली तो क्या होना चाहिए कि अगर उसका स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया जाए तो वो क्या होना चाहिए, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। जिस तरह से लाइट ऑन है तो वो हमें कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो इस तरह से कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। लेकिन स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या आ रहा था, वो लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा था। लाइन स्पेक्ट्रम मतलब कभी वो एनर्जी खारिज कर रहा है, कभी नहीं कर रहा, कभी एनर्जी खारिज कर रहा है, कभी नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ये आ रहा था और फिर इसको किसने एक्सप्लेन किया था, इसको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, कंटिन्यूस नहीं होती बल्कि क्या होती है, डिसकंटिन्यूस होती है, यानी कि वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन या क्वांटा की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो बोहर जो थे उन्होंने क्या किया, इसका एटॉमिक मॉडल की बातें उठाई जो अच्छी अच्छी थी और कुछ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को उठाया और अपना एक मॉडल बना दिया। तो हम देखते हैं उन्होंने क्या बात की। उन्होंने अपने मॉडल में बात की कि बिल्कुल रदरफोर्ड ठीक कह रहे हैं। क्या ठीक कह रहे हैं कि न्यूक्लियस होता है और वो एटम के मरकज़ में ही है, यानी कि एटम का जो सारे का सारा मास है वो उसके मरकज़ में है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके इर्द गिर्द मूव कर रहा है। लेकिन कहाँ मूव कर रहा है, इन्होंने कहा वो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी पाथ पे मूव नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मूव करेगा, एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे। एक फिक्स सर्कुलर पाथ होगा। इट्स मीन कि अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि क्या है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। और इस पाथ को इन्होंने नाम दिया था किसका, ऑर्बिट का। यानी कि ऑर्बिट का कंसेप्ट लाने वाले कौन थे, बोहर भाईजान, ठीक है। तो अब ऑर्बिट होता है एक लफ्ज़ और एक और लफ्ज़ होता है ऑर्बिटल या ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये दोनों डिफरेंट होते हैं। ऑर्बिट जो होता है ये मेन आपका जो शेल है या एनर्जी लेवल है ये है, ठीक है ना। इस शेल के अंदर क्या होती है, सब शेल होते हैं और सब शेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। इसको याद रखिएगा। तो हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे क्वांटम नंबर वाले टॉपिक में। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स सर्कुलर पाथ पे घूमता है और फिक्स सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, ठीक है। ये था हमारे पास फर्स्ट पास्टुलेट। अगर सेकंड पास्टुलेट की बात करें बोहर की थ्योरी की, तो वो भी इससे मिलता जुलता ही है, ठीक है। वो क्या है, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ पे घूमता है, इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ पे घूमता है वहाँ पे अगर उसके एंगुलर मोमेंटम की बात करें, ठीक है, एंगुलर
मोमेंटम की बात अगर करें तो उन्होंने कहा कि वो होता है h/2 के इक्वल, यानी कि इलेक्ट्रॉन उस सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, ठीक है, उस ऑर्बिट में घूमेगा जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का होल नंबर मल्टीपल हो या इंटेग्रल मल्टीपल हो। तो अगर तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो h/2 लिख लो, लेकिन यहाँ पे हम n लिख लेते हैं। n का मतलब क्या है कि 1 2 3 4, यानी कि आपका शेल नंबर है और अप टू सो ऑन। जिस शेल में है वो क्या होगा, n का नंबर होगा उतना, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जहाँ पे ऑर्बिट का h/2 के इक्वल होगा वहीं पे वो ऑर्बिट होगा और वहीं पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है। अब अगर हम इस एंगुलर मोमेंटम को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लें तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारे पास mv/r बोहर साहब के मुताबिक, और ये हो गया nh/2। तो अगर हमने रेडियस ही मालूम करना है, असल में तो हमें क्या चाहिए, ये रेडियस चाहिए ना, ठीक है ना, ये रेडियस हमें चाहिए। अगर ये रेडियस हमें मिल जाता तो इट्स मीन कि हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और वो न्यूक्लियस से कितना दूर है। तो यहाँ से इस r की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। r हमारे पास आ जाएगा nh/2 mv। तो यहाँ पे आप n पुट करो, यानी कि शेल का नंबर पुट करो। h यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है ना, मैक्स प्लैंक्स वाला। और पाई की कीमत का हमें पता है, m जो है वो मास है, उसका भी हमें पता होगा। वेलोसिटी हमें सिर्फ चाहिए, यानी कि किस वेलोसिटी से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, वो यहाँ पे पुट करो, आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो इन्होंने हमें बताया कि जो फर्स्ट शेल होता है, हाइड्रोजन एटम की बात इन्होंने की, क्योंकि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट था वो हाइड्रोजन एटम पे किया था। तो इन्होंने कहा कि जो हाइड्रोजन एटम है उसके अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो वो जो न्यूक्लियस से 0.529 क्रॉस 10 की पावर -10 कह लो, या आप कह लो कि ऑंगस्ट्रॉन के इक्वल है, ठीक है ना। जो फर्स्ट शेल है हाइड्रोजन एटम का वो क्या है, न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पे है। इसको अगर मीटर में लिखना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.529 × 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है बच्चों। और जो दूसरा शेल होगा वो न्यूक्लियस से, उसका जो रेडियस है वो 2.11 ऑंगस्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने हमें रेडियस का बताया, ये फार्मूला यूज़ करके, ठीक है। और हमने इसका रेडियस की डेरिवेशन भी अभी करनी है, तो वहाँ से भी आपको ये क्लियर हो जाएगा ये फार्मूला कैसे इन्होंने बनाया। ये था हमारे पास सेकंड पास्टुलेट। और थर्ड पास्टुलेट की बात करें तो वो क्या होता है, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो जब तक किसी ख़ास ऑर्बिट में घूमता है तो एनर्जी क्या होती है, बिल्कुल सेम रहती है, यानी कि वो तब्दील नहीं होती, यानी कि एनर्जी ना तो खारिज हो रही है ना ही जज़ब हो रही है। ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा शेल है, ठीक है, या ऑर्बिट है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन भाई साहब हैं। इलेक्ट्रॉन अगर इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो जब तक ये घूमता रहेगा इसकी एनर्जी क्या है, खारिज नहीं होती। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब तक इस ऑर्बिट में है उस टाइम तक क्या होगा, इसकी एनर्जी खारिज भी नहीं होगी और जज़ब भी ये नहीं करेगा। लेकिन अगर क्या है कि इसको यहाँ से उड़ के इस सेकंड शेल के अंदर या सेकंड ऑर्बिट के अंदर जाना है तो इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए या ये एनर्जी निकालेगा। इस बात को अगर हम देखें तो बच्चों यहाँ पे जो फर्स्ट शेल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, शेल नंबर 2 पे है तो उसकी एनर्जी फर्स्ट शेल से ज़्यादा होती है, शेल नंबर 3 पे है तो उसकी एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी, शेल नंबर 4 पे है तो उसकी एनर्जी और ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे एनर्जी कम है, उसको यहाँ पे आना है, ठीक है ना, उसको सेकंड शेल में जाना है, वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है। तो एनर्जी ज़्यादा है, इट्स मीन कि इसको क्या चाहिए, एक एनर्जी का पैकेट चाहिए, ठीक है ना, एनर्जी का पैकेट चाहिए। एनर्जी का पैकेट ये जज़ब करेगा, इसकी एनर्जी हो जाएगी ज़्यादा, तो ये यहाँ से छलांग लगाएगा और पहुँच जाएगा सेकंड ऑर्बिट के अंदर। तो ये भाई साहब जी पहुँच गए यहाँ पे, क्या हुआ है, यहाँ से एनर्जी अब्जॉर्ब करके, ठीक है। और अब अगर इसने यहाँ से दोबारा से वापस आना है फर्स्ट शेल के अंदर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो एनर्जी का पैकेट इसने जितनी एनर्जी जज़ब की थी उतनी ही एनर्जी का करेगा, निकाल देगा, ठीक है, यानी कि एनर्जी क्या हो जाएगी, इमिट होगी। तो
इलेक्ट्रॉन भाई साहब दोबारा से यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो पास्टुलेट जो थर्ड है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन ने अगर एक ही शेल में है, ठीक है ना, एक ही ऑर्बिट में है, तो उसकी एनर्जी ना ही तो जज़ब करता है ना ही वो खारिज करता है। वो एनर्जी कब जज़ब करेगा? जब उसको नीचे वाले शेल में से ऊपर वाले शेल में जाना है, ठीक है ना, इनर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जाना है या आउटर ऑर्बिट पे जाना है तो एनर्जी जज़ब करेगा। और अगर उसको आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आना है तो क्या करेगा? वो एनर्जी खारिज करेगा, ठीक है। और इस एनर्जी को अगर हम मेजर करना चाहें तो 4 पास्टुलेट्स का यूज़ करेंगे। वो क्या है? इन्होंने कहा कि ये एनर्जी जो ये जज़ब कर रहा है, खारिज कर रहा है, ये आप निकाल सकते हो। कैसे? यहाँ से यहाँ पे जाने में क्या हो रही है? एनर्जी चेंज हो रही है। इसको हम E1 कह लेते हैं, इसको हम E2 कह लेते हैं। यहाँ से यहाँ जाने में एनर्जी चेंज हो रही है, यहाँ से यहाँ जाने में भी एनर्जी चेंज हो रही है। तो एनर्जी चेंज को हम डेल्टा E लिख सकते हैं, ठीक है। ये इक्वल किससे होगी? किसके होगी बच्चों? अगर E1 से E2 में जाता है, हमने बात की है कि ये वाली एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। अगर ये वाली एनर्जी ज़्यादा है तो हम E2 में से E1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी। ये था हमारे पास बोहर की एटॉमिक थ्योरी। अब इसका जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है? डेरिवेशन ऑफ रेडियस। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।